हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स। आपके सिलेबस में पार्टनरशिप था जो हमने कर दिया, जिसके 35 मार्क्स थे। उसके बाद आपका कंपनी अकाउंट्स था। कंपनी अकाउंट्स के आपके 25 मार्क्स है। ये टोटल मिला के आपका जो पार्ट ए था उसके 60 मार्क्स है। ठीक है। कंपनी अकाउंट्स में अगर आपके सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो दो टॉपिक्स कवर किए गए हैं कंपनी अकाउंट्स में। एक है शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग और दूसरा डिबेंचर्स की अकाउंटिंग। बस यही दो है। शेयर कैपिटल के 15 मार्क्स है, डिबेंचर के 10 मार्क्स है। इस तरह से 25 मार्क्स है। तो कंपनी अकाउंट्स के आपके एग्जाम में 25 मार्क्स है, जिसमें हमें क्या क्या करना है कि शेयर कैपिटल में क्या आएगा, शेयर कैपिटल में क्या क्या इश्यूज हो जाएंगे, उस टोटल वो सारा चीज हम सीखेंगे तो हमें 15 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और डिबेंचर जब कंपनी इशू करेगी तो क्या अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगी, उसके आपके 10 मार्क्स है। तो ये किसके कंटेक्स्ट में? कंपनी के कंटेक्स्ट में। तो पहले हम समझेंगे कि कंपनी क्या होती है, क्यों कंपनी में बनाई जाती है, वो सब चीजें समझेंगे। उसके बाद फिर हम इनकी अकाउंटिंग पे आ जाएंगे। ठीक है। तो पहले हम सीखे हमारा मार्क्स क्या है। शेयर कैपिटल में 15 मार्क्स आएंगे, डिबेंचर में 10 मार्क्स आएंगे। बट इसकी अकाउंटिंग करने से पहले हमें समझेंगे कि शेयर कैपिटल क्या होता है, कंपनी क्या होती है, तब जाके फिर हमें अकाउंटिंग आ जाएगी। ठीक है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कंपनी का कि कंपनी क्या होती है। ठीक है। क्यों कंपनी बनाई जाती है, वो सब चीजें सीखेंगे हम। उसके बाद हम फिर अपनी अकाउंटिंग पे आ जाएंगे। ठीक है। अभी तक तुम लोगों ने क्या पढ़ा है 11th का लेके और 12th का, अभी तक जो तुम लोगों ने पढ़ा है? सर हमने पढ़ा ये चीज कि जब कोई बंदा बिजनेस करेगा, अकाउंटिंग में तो हम उस बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे, और उस बिजनेस में जो नेचर ऑफ ओनरशिप हो सकती है वो हमने पढ़ा है कि अभी तक जब कोई बंदा बिजनेस करेगा तो उसकी जो ओनरशिप होगी, या तो वो बंदा बोलेगा कि मैं अकेले बिजनेस करूंगा तो एक ही मालिक रहेगा उस बिजनेस का जिसकी हम अकाउंटिंग करेंगे। अगर एक ही मालिक होगा तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। हाँ सर, ये हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था कि सोल प्रोप्राइटर की अगर बिजनेस है, अकेला मालिक है, तो कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं? सर हम उसका क्या करते हैं, पहले तो हम बिजनेस की बुक्स बनाते हैं, तो वहां से हमें प्रॉफिट लॉस आता है, प्रॉफिट निकलता है, उस बिजनेस से हमें कितना कमाया वो हम बोलते हैं कि ये मालिक का पैसा है, तो सर हम उसकी मालिक की कैपिटल में ऐड करते हैं। उसके बाद फिर उस बिजनेस की बैलेंस शीट बनाते हैं, तो हम बोलते हैं मालिक का पुराना कैपिटल कितना था और इस साल कितना प्रॉफिट कमाया वो ऐड करते थे और ड्राइंग लेस करते थे। वो हमने सीखा था सर। और हमने सीखा था कि इससे एडवांस लेवल में क्या होता है ओनरशिप में, कि अगर एक बंदा लगता है कि वो अकेले नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है, किसी दूसरे बंदे के साथ मिल जाके वो दोनों क्या करते हैं सर, पार्टनरशिप में काम करते हैं। पार्टनरशिप में काम करते हैं। तो सर क्योंकि हमें बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, अगर उस बिजनेस की ओनरशिप इन द नेचर ऑफ पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप के क्या इश्यूज आ जाएंगे, वो आर एक्सपेक्टेड कि हमें वो अकाउंटिंग में आ जाए। तो सर अभी तक 12th में हमने यही चीज सीखा है कि अगर बिजनेस का ओनरशिप का नेचर इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है तो क्या इश्यूज आते हैं पार्टनरशिप में। पहले बेसिक चीजें हमने पढ़ी थी कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट कौन रेगुलेट करता है पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप एक्ट को आप देखते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। साइलेंट होगा तो क्या बोलता है वो, प्रॉफिट कैसे सर। उसके बाद हमने सीखा था एडमिशन होता है पार्टनर का, फिर हमने गुडविल के बारे में पढ़ा था, फिर रिटायरमेंट, डेथ, और फिर फाइनली अगर कंपनी पार्टनरशिप बंद हो जाएगी तो डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो सर हमने पार्टनरशिप के भी जितने भी सारे इश्यूज है वो सारे ऑलमोस्ट कवर कर दिए जो भी हमारे सिलेबस में थे। तो हमने सीख लिया कि हम इस लायक अभी तक बन गए हैं कि अगर हमें बोला जाएगा आज की डेट में तुम अकाउंटिंग करोगे तो हम कर सकते हैं। सर अगर एक बिजनेस का सिंगल ओनर है तो हम उस बिजनेस की अकाउंटिंग कर सकते हैं, ए टू जेड अकाउंटिंग कर सकते हैं, और अगर पार्टनरशिप नेचर का ओनरशिप है तो हम उसकी भी अकाउंटिंग करते हैं। ये तो था कि अभी तक तुम लोगों ने क्या पढ़ा है। अब मैं तुम्हें आगे बताता हूं ओनरशिप का एक और तरीका है बिजनेस करने का। एक तरीका क्या है कि अकेला बंदा बिजनेस करेगा, एक तरीका है कि बंदा पार्टनरशिप में बिजनेस करेगा, एक और तरीका है कि एक बंदा कैसे बिजनेस करता है, वो एक कंपनी बनाएंगे। क्या बनाएगा? कंपनी बनाएगा। तो दुनिया में तीन तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो। या तो आप अकेले बिजनेस कर सकते हो, तो उसके लिए आपका सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, अपनी फर्म होगी, अपना दुकान होगा, तो वो खोलोगे आप। ठीक है। तो उसका अगर आज की डेट में आप कॉमनली सुनोगे कि मुझे मुझे बिजनेस करना है तो मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है, तो उसके पहले तुम्हें एंटिटी जो क्रिएट करनी पड़ेगी, तो तुम सोल प्रोप्राइटर हो सकते हैं। या तुम दो बंदे मिलके शराकत पे काम कर सकते हो, जिसको पार्टनरशिप बोलते हैं। या तुम क्या कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कंपनी फ्लोट कर सकते हो, कंपनी बना सकते हो, और वो कंपनी फिर काम करेगी। तो आज हम सीखेंगे इस कंपनी के बारे में कि कंपनी बनाना क्या होता है,
क्यों बनाते हैं कंपनी। ये तो बेसिक चीज हमने सीखा कि ओनरशिप के नेचर की तरफ से 3 तरीके हो सकते हैं बिजनेस करने के, या तो आप अकेले बिजनेस करो, या पार्टनरशिप में बिजनेस करो, या कंपनी बनाओ और वो कंपनी के थ्रू आप बिजनेस करो। ठीक है, जरा अपने बिफोर हम कंपनी पे आ जाए, अपने सराउंडिंग में देखो कि जितने भी बिजनेसेस है, जो भी जहां भी आप रहते हो, आप अपने इर्द गिर्द में देखो, तो आप उनके ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ देखो। आज तुम्हारे लिए टास्क है, अभी देखना स्टार्ट कर लो, वीडियो को पॉज करके सोचो उस चीज के बारे में। जितने भी बिजनेस तुम्हारे अराउंड है, उनका नेचर ऑफ ओनरशिप देखने की कोशिश करो। अब तुम जैसे जहां भी रहते हो, अगर हमने लास्ट में 12th पार्टनरशिप में एग्जांपल दी शक्ति सीमेंट्स की, सर शक्ति सीमेंट्स अकेला एक बंदा है वो करता है, तो वो प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है, तो सपोज शक्ति स्वीट्स को 2 बंदों ने ले लिया, किसी पार्टनरशिप फर्म ने ले लिया, या आप देखो अपने इर्द गिर्द में कोई 2 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, इकट्ठे किसी बिजनेस के मालिक है, जो भी आपके इर्द गिर्द में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हुए पार्टनर्स। और कुछ सर जियो, जियो जो फोन ये टेलीकॉम सेक्टर में जियो है, जियो क्या है सर, जियो कंपनी है। एयरटेल क्या है, एयरटेल कंपनी है। तो वो बंदा जिसने ये जियो कंपनी बनाई है, तो उसने क्या किया, उसने कैसे बिजनेस किया है, क्या वो सिंगल प्रॉपर्टी, सिंगल फर्म है, सिंगल बंदा है, सोल प्रॉपर्टर नहीं, क्या वो पार्टनरशिप में किसी का था, नहीं सर। उसने क्या कह रहा है, उसने कैसे बिजनेस किया है सर, उसने एक कंपनी बनाई है, उसने एक कंपनी बनाई है, रिलायंस जियो जो भी उसका पूरा नाम है, टेलीकॉम जो भी होगा, भारतीय एयरटेल उसने कंपनी बनाई, एयरटेल वालों ने भारतीय एयरटेल कंपनी, तो वो एयरटेल कंपनी काम करती है। तो वो क्या है, ओनरशिप के पर्सपेक्टिव से एक कंपनी बनाई जाती है और वो कंपनी काम करती है। और आपके लोकलिटी में आप क्या देखते हो कि 2 बंदे हैं या बंदा अकेला करके, एक कॉमन सिंपल सा दुकानदार अकेला बंदा बिजनेस करता है, तो वो सोल प्रॉपर्टी थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो पार्टनरशिप। और यहां पे आपको ये समझ आता है कि जब डाइवर्सिफाइड करना होता है या बहुत बड़े लेवल पे करना होता है, तो हम कंपनी बना दो। तो एक चीज तुम्हें हिंट मिल गई, ये चीज कि अगर हमें बड़े लेवल पे जाना होता है, तब हमारे लिए क्या, कंपनी बनाना सही रहता है। अब बाकी देखिए, तो तुम्हें अपेरेंटली लग रहा है कि ठीक है, जियो कंपनी है, एयरटेल कंपनी है, बाटा अगेन कंपनी है, तो मारुति सुजुकी इट्स ए कंपनी, बजाज अलायंस इंश्योरेंस सर इट्स ए कंपनी। तुम जितने भी ये सारी चीजें देखते हो वो कंपनीज होती है। तो थोड़ा थोड़ा हमें एक मिल रहा है कि अगर हमारा जो ऑपरेशन है लार्ज लेवल पे है, तो पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर ठीक नहीं रहता है, कंपनी रहता है। बट थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि क्या एडवांटेज है कंपनी बनाने के, और क्या चीजें हैं जो मजबूर करती है इंसान को, या जो इंसान को मजबूर तो नहीं बोल सकते, या इंसान इस डिसीजन पे आता है कि वो एक वो अकेले ना करे, पार्टनरशिप में ना करे, बल्कि एक कंपनी बनाए और वो कंपनी के थ्रू बिजनेस करे। क्या चीजें होती है, तो वो चीजें हम आज देखेंगे। ठीक है, पहले मैं ये बताता हूं आपको कि जब हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था, तो हमने बोला था पार्टनरशिप क्योंकि दो बंदों के बीच में मतलब एक एग्रीमेंट होता है। कल को हो सकता है इनके बीच में डिस्प्यूट हो जाए, या इनको क्या इनके बीच में डिस्प्यूट नहीं हो जाए, बट ये जो अब 2 बंदे बिजनेस कर रहे हैं और इनका थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग होगा, वहां पे कुछ अगर डिस्प्यूट हो जाएंगे, तो देयर शुड बी सम गवर्निंग अथॉरिटी, देयर शुड बी सम लॉ ऑफ द लैंड व्हिच कैन हैंडल दीज इश्यूज। तो उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया था, पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो इस चीज को गवर्न करता है कि पार्टनरशिप में कोई भी डिस्प्यूट आए, या विद इन द पार्टनर्स या विद आउटसाइडर्स, तो कोर्ट में केस चला जाएगा, जज फैसला देगा, तो कुछ बेसिस होना चाहिए। तो लॉ ऑफ द लैंड में एक एक्ट बना दिया गया, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसलिए कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया गया है, कंपनीज एक्ट बनाया गया है। अभी जो लेटेस्ट कंपनीज एक्ट है 2013 है। तो कंपनीज को जो गवर्न करता है कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनीज एक्ट 2013 ही बोलेगा किस किस तरह कंपनी की डेफिनेशन बोलेगा, ये बोलेगा कंपनीज किस किस तरह की होती है, कंपनी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या फॉर्मेलिटीज होगी, वो सारा कौन बताएगा, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये मैं कुछ बेसिस बना रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा बेस बनाऊंगा, तब जाके आपको सारी चीजें फिर समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सीखा कि वन ऑफ द मोड्स ऑफ डूइंग द बिजनेस इज रनिंग थ्रू द कंपनी। तो इंडिया में जब हम अपनी कंट्री में बात करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा एक्ट है जो हमें इसके बारे में बोलता है, तो कंपनीज एक्ट 2013 है जो हमें कंपनीज के बारे में गवर्न करता है। तो अगर हमें कंपनी बनानी है, तो हमें देखना पड़ेगा कंपनीज एक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनको हमें फुलफिल करना पड़ेगा, तभी हम एक कंपनी बना सकते हैं। तो वही हमें सब कुछ भी बता देगा, कंपनी क्या होती है, क्या इसकी फीचर्स है, वो हमें वहां की डेफिनेशन से ही पता चलेगा और उस एक्ट को पढ़ के ही पता चलेगा। ठीक है, और मैं यहां से थोड़ा आपको वैल्यू एडिशन मतलब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि तुम्हारे एग्जाम के लिए बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, ये कंपनीज एक्ट 2013 कौन लाता है, क्या होता है, कंट्री में कैसे चलता है।
तो बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री, थोड़ा बताता हूं मैं आपको क्या होता है। देयर इज अ सुप्रीम हेड, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, सारे मिनिस्टर्स, उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती है जिनको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं। तो कंट्री को कैसे गवर्न करें, तो कहते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज बनाई जाती है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसका हेड राजनाथ सिंह है। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निर्मला सीतारामन। इस मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के इश्यूज को देखेगा, धर्मेंद्र प्रधान। इसी तरह से हर किसी चीज के, या रविशंकर प्रसाद फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी। तो इस तरह से हर तरह, हर जो भी लगता है ये काम है, ये काम है कंट्री में, उसकी मिनिस्ट्रीज बनाई जाती है और वो चीज देखते हैं। तो कंपनीज को देखना है, ये सारे बिजनेस के इश्यूज देखने, तो इसके लिए क्या क्या हो, कौन सी मिनिस्ट्री है सर? दो मिनिस्ट्रीज है, हालांकि कंपनीज के लिए नहीं, बट ओवरऑल बिजनेस फाइनेंस के लिए। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ, दूसरा इन कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मतलब जितने भी कॉर्पोरेट अफेयर्स है कंपनीज के रिलेटेड, या कंज्यूमर कोर्ट के रिलेटेड, या कंपटीशन एक्ट के रिलेटेड, जितने भी अफेयर्स है उनको कौन सी मिनिस्ट्री गवर्न करती है, कौन सी मिनिस्ट्री उनको रेगुलेट करती है? सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या देखती है कि कहां से पैसा आ गया कंट्री में, कहां से पैसा आएगी, जो टैक्सेस आते हैं, जो आप देखते हो कि फरवरी में बजट आता है, तो वो कौन हैंडल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो कंपनी कंट्री में फाइनेंस के देखते हो, उसमें दो आते हैं, फिर रेवेन्यू आता है कंट्री के लिए, गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से कि रेवेन्यू आता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, और खर्चे होते हैं जहां जहां भी आप देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, रोड्स है, इस तरह से वो खर्चा करते हैं, वो सारा चीज हैंडल करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो फरवरी में आप देखो बजट आता है, ठीक है। और दूसरा क्या काम है, दूसरा क्या डिपार्टमेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अभी दोनों चीजें क्या है, एक ही मिनिस्टर के पोर्टफोलियो में, निर्मला सीतारामन जो है उसके पोर्टफोलियो में ये दोनों चीजें, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी है, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या था, वो बेसिकली गाइडलाइंस देती है, वो गवर्न करती है जितने भी कॉर्पोरेट अफेयर्स होंगे वो। तो उन्हीं ने क्या बनाया है, उन्होंने ही कंपनीज एक्ट 2013 बना दिया। वो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स प्रोफेशनल बॉडीज को भी गवर्न करते हैं। 3 बड़ी प्रोफेशनल बॉडीज है इंडिया में। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग भी कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इंडिया में 3 बड़ी प्रोफेशनल बॉडीज है जिनको अगेन कौन गवर्न करता है? मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कौन है? एक तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ये 3 बड़ी प्रोफेशनल बॉडीज है। कंपनी सेक्रेटरी क्या करती है? वो कंपनी सेक्रेटरी देश को देती है। चार्टर्ड अकाउंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट क्या देता है? चार्टर्ड अकाउंट से प्रोफेशन को गवर्न करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट का बड़े प्रोफेशन से कॉमर्स के पॉइंट में, इन तीनों को गवर्न कौन करती है? एमसीए। इस तरह से एमसीए क्या करती है, वो बोलती है तुम लोगों को कंपनी, तुम लोगों को क्या करना है, कंपनी लेवल का बिजनेस करना है, ठीक है भाई, ये चीजें तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए उन्होंने एक एक्ट ही बनाया जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। पहले कंपनीज एक्ट 1956 के नाम पे था, फिर जाके फ्रॉम 1956 टू 2013 बहुत सारी चेंज हो गई, बिजनेसेस डाइवर्सिफाइड हो गए। पहले तो बहुत छोटा कंसेप्ट था कंपनीज का, अब इतना सारा ग्लोबलाइजेशन हो गया, और मतलब कोई भी कंपनी का कुछ भी काम होता है तो उस तरह से जरूरत पड़ेगी। वो सारी चीजें जो चेंज, बहुत बहुत चेंज लाते थे। तो कंपनी जब कोई एक्ट लाता है फिर उसमें कुछ चेंज करने तो अमेंडमेंट लाते हैं, तो उसमें अमेंडमेंट ही इतने थे कि जो मेन एक्ट था वो तो कुछ रहा ही नहीं था। तो इसलिए क्या किया था, पूरे को चेंज करके एक नया एक्ट लाया था, कंपनीज एक्ट 2013। तो अब यही गवर्न करता है कंपनीज को। तो अभी तक हमें समझ आया, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज एक्ट बनाया, वो कंपनीज एक्ट कंपनीज को गवर्न करना पड़ेगा। तो हमें कंपनीज एक्ट के पास ही जाना पड़ेगा, वहां से हमें पता चलेगा कि कंपनी क्या होती है, ठीक है। और क्या पता चला हमें सर, ये जस्ट फ्रॉम द ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू कि एक बंदा अकेले बिजनेस ना करके, पार्टनरशिप में बिजनेस ना करके एक कंपनी बनाएगा। तो अगर उसको कंपनी बनानी है तो क्या फीचर्स है कंपनी के वो समझेगा पहले, और फिर अगर बनानी है, कैसे बनानी है, तो उसको कंपनी एक्ट 2013 बना देगा, ठीक है। तो वो 2013 उसको बता देगा, ठीक है। ये मैंने बेसिकली आपको थोड़ा सा बता दिया कंपनी के बारे में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि जो आपकी बुक है उसमें ना बहुत डिटेल में और बहुत लेंथी दिया गया है, तो मैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं आपको ना समझा दूं बेसिकली क्या है, जो मोटा मोटे क्रक्स है वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद अब बुक पे आ जाएगा वो क्या बोलता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको अपना बेसिकली बताता हूं क्या होता है कंपनी, ठीक है। पहले मैं बोलता हूँ, इससे पहले हम कंपनी पे आ जाए, सोल प्रॉपर्टी पे आते हैं। सोल प्रॉपर्टी में क्या होता है सर? सोल प्रॉपर्टी में बहुत सिंपल था, एक बंदा था, वो बोलता था मुझे बिजनेस करना है, तो वो क्या करता था, सपोज वो बोलता था मुझे रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करना था, जो मैंने एग्जांपल दी थी। सर वो क्या करता था, अगर उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो सर वो दुकान किराए पे लेता था, फाइन। तो वो अपने पैसे लाता था कुछ, तो जिसकी हम एंट्री करते थे कैश अकाउंट, डेबिट कैपिटल अकाउंट, फिर उस पैसे से क्या करता था, माल खरीदता था, फर्नीचर खरीदता था, और काम स्टार्ट करता था, सेल परचेज का करता था, और कुछ खर्चे होते थे, फिर थोड़ा थोड़ा उसका बड़ा होता था, फिर एम्प्लॉयज भी रखता था,
स्टाफ भी रखता था, इस तरह से उसको रेंट वेंट ये सब कुछ देना पड़ता था, इस तरह से पूरा साल कंप्लीट होता, तो फिर उसका प्रॉफिट निकलता, बीच में अपने घर के लिए भी पैसा निकलता जिसको हम ड्राइंग बोलते हैं सर। यही बेसिकली रहता है, तो इस तरह से वो बिजनेस अपना करता है जो बहुत सारे लोग आमतौर पर करते हैं सर। ये होता है सोल प्रोप्राइटर, ठीक है सर। फिर हमने पढ़ा कि क्या होता है कि अगर उस बंदे के पास, उसको लगता है कि मैं अकेले नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ या कोई मुझे पैसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो क्या करता है किसी एक बंदे को शराकत में लेता है जिसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। तो उसमें सेम लाइक दिस, मतलब अब क्या होता है, एक बंदा था, अब दो मालिक है उसी बिजनेस का, उसी तरीके से रेडीमेड गारमेंट का है, तो दो मालिक है, तो वो दोनों बंदे पैसे लगाते हैं, तो दोनों बंदे पैसे लगाते हैं। और सर जैसे वो एक बंदा लाता था, अब ये दोनों बंदे पैसे लाते हैं, और फिर जाके हो सकता है कि दोनों दुकान पे बैठे या एक, क्योंकि एक्टिंग वो हमने पढ़ा था पार्टनरशिप का, फिर डेफिनेशन पढ़ा था, है ना, इज एन एग्रीमेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस इज इधर कैरीड ऑन बाय और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो या तो दोनों दुकान पे रहेंगे या दोनों में से एक रहेगा, तो दूसरा सिर्फ पैसे लगाएगा, ठीक है। तो फिर जाके वो काम करते हैं, और लास्ट में सर जितना भी प्रॉफिट आएगा एज सच, जैसे नॉर्मल यूज बिजनेस में करेगा वैसे इधर प्रॉफिट आएगा। फिर जो प्रॉफिट का आता है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन टू पार्टनर्स, एंड वो अपना हिस्सा लेता है, वो दूसरा अपना हिस्सा लेता है, वो उनके अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर चाहे वो अपने ड्राइंग्स ले ले तो उनका हिसाब रहता है बिजनेस में। तो मोर और लेस जैसे सोल प्रॉफिट उसी नेचर का पार्टनरशिप होता है, बस सोल प्रॉफिट में एक बंदा होता है, पार्टनरशिप में दो बंदे होते हैं। तो अब हम देखेंगे कंपनी में क्या डिफरेंस है, क्यों लोग कंपनी बनाएंगे, ठीक है, और कैसे बनाते हैं वो मैं बताता हूँ, फिर जाके हम इस डेफिनेशन को बनाते हैं। पहले मैं बोलता हूँ ये कंपनी कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब अगेन मैं ही हूँ, तो अभी तक मैं क्या था, पहले मैंने रेडीमेड गारमेंट का अकेले कर दिया था, ठीक है, और फिर जाकर मैंने एक बंदे को साथ लिया। अब मैं चाहता हूँ ना उसको मैं बड़े लेवल पे करूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि बड़े लेवल का मतलब क्या है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंपनी बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, मैं एक कंपनी बनाता हूँ। मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक कंपनी बनाई जिसमें तुम्हें समझ आएगा, ठीक है, अरमानी जीन्स। ये मैंने कंपनी बनानी अरमानी जीन्स, इसके साथ मैं कुछ लिखूंगा लास्ट में, प्राइवेट लिमिटेड। देखा है तुमने कुछ? हाँ सर, हमने ये देखा है बहुत बहुत जगहों पे, ये कहीं कहीं पे प्राइवेट लिमिटेड होता है, लिखा होता है, और कभी कहीं पे खाली लिमिटेड लिखा होता है। अब जब भी तुम किसी बिजनेस का नाम देखोगे ना, या किसी बिजनेस का इनवॉइस देखोगे, ट्राई टू रीड इट्स फुल नेम, तो ताकि तुम्हें समझ आएगा कि ये पार्टनरशिप फॉर्म है, सोल प्रोप्राइटर है, कि ये कंपनी है, ठीक है सर। ये ऐसा हमने देखा है, किसी के साथ प्राइवेट लिमिटेड होता है, किसी का जैसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, तो वो बैंकिंग बिजनेस है। अगर बैंकिंग बिजनेस बना दिया, जैसे मैंने यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट था, तो मैं एक कंपनी बनाता हूँ, अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मैंने एक कंपनी बनाई। वहां पे क्या होता था, मैं पैसे लगाता बिजनेस में, यहाँ पे मैं बिजनेस में डायरेक्टली पैसे नहीं लगाता हूँ, मैं एक कंपनी बनाता हूँ अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या बनाता हूँ, अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड, मैंने सोचा मैं कंपनी फॉर्म में बनाता हूँ। जो ही मैं बोलता हूँ कि मुझे एक कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना है, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा सर, आपको ना कंपनीज एक्ट 2013 देखना पड़ेगा, उसके कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। तो कंपनीज एक्ट 2013 ये कहां पर मिलेगा सर? सर ये एक्ट कहां पर मिलेगा सर? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की अपनी वेबसाइट है, वहां पे पूरा एक्ट मिल जाएगा। तो इस एक्ट का अप्लाई करना है। तो एक्ट सबसे पहले बोलता है, अगर आपको कंपनी बनानी है, अगर आपको कंपनी बनानी है, अगर आपको देश में बिजनेस करना है, सोल प्रोप्राइटर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्टार्ट कर लो। आपको जीएसटी वीएसटी का कंप्लायंस करना होगा तो वो अलग बात है, बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पार्टनरशिप बनानी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दो बंदे डिसाइड कर लो कि हमें शराकत में काम करना है, जैसे हम करते हैं भाई कजन वजन, तो कर लो। द लॉ ऑफ द लैंड हैज नॉट एनी प्रॉब्लम, बट इफ यू वांट टू डू बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, देन द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू रजिस्टर दिस कंपनी। तो क्या करना है आपको, इस कंपनी को, ये जो आपने नाम बोला अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करना पड़ेगा कहाँ पे सर रजिस्टर? सर हमें ये रजिस्टर करना पड़ेगा आरओसी में, रजिस्टर ऑफ कंपनी जो होता है वहां पे ये करना
अगेन वो कौन, आरओसी को कौन गवर्न करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही गवर्न करता है। अभी तक तुम यही याद रखो, इसमें चेंज आती है बीच में, आरओसी का रोल ही खत्म होता है, जो भी होता है वो चलती रहती है अमेंडमेंट, बट तुम बेसिकली भी याद रखो। तो हम डायरेक्टली कंपनी का नाम ये अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड लगा के, बोर्ड लगा के अपने आप को कंपनी नहीं बोलेंगे। अगर हमें कंपनी लेवल का बिजनेस करना है और ये हमने डिसाइड किया कि अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम रहेगा, तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रार अपनी इस कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा। जो ही हम आरओसी के पास जाएंगे रजिस्टर करने के लिए, तो वो हमसे 10 टाइप के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। वो हमसे 10 टाइप के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें उसको देने पड़ेगा। जब हम सारे वो डॉक्यूमेंट्स देंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है उतने, वो सारे डॉक्यूमेंट जब हम उसको देंगे, उसके बाद वो हमें क्या करेगा? वो हमें एक सर्टिफिकेट देगा। क्या देगा? एक सर्टिफिकेट देगा, जिसका नाम है सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इट मीन्स आपको उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया अपनी रजिस्टर में। मतलब यूर कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। उसने आपके रजिस्टर में आपको क्या किया? रजिस्टर कर दिया। कंपनी मतलब कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, या आप ऐसा बोलो गवर्नमेंट के पास आपके रिकॉर्ड्स आ गए, गवर्नमेंट के पास आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो उनने बोला ठीक है, अब आप कंपनी लेवल का बिजनेस कर सकते हो। यहां पे आपका डाउट आ सकता है, सर हमारा डाउट नंबर 1 है। कोई बात नहीं बेटा, आने दो डाउट्स। वाई टू रजिस्टर? कोई बात नहीं, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। जो जो आपके, देखो प्रॉब्लम क्या है इस मोड ऑफ पढ़ाने में कि इट्स नॉट लाइव, तो आई एम जस्ट एज्यूमिंग आपको क्या डाउट्स आएंगे और मैं वो सारे आपको बता दूंगा। ठीक है सर, हमें ये डाउट आ रहा है, सबसे पहले रजिस्टर क्यों करना है? रजिस्टर क्यों करना है? जब आप पूरा स्ट्रक्चर समझोगे उसके बाद इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, देखेंगे आपको समझ आया कि नहीं आया, आपको अपने डाउट का जवाब मिला कि नहीं मिला। जब आरओसी के पास जाते हैं, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स बोलता है, तो उसमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। अच्छा, उससे पहले मैं बताता हूं कि कंपनी का नेचर क्या होता है, कंपनी का मैकेनिज्म क्या रहेगा। ठीक है, वो मैं थोड़ा बताता हूँ। इट मे बी हैफर्ड, बट यू जस्ट बियर विद मी फॉर सम टाइम, ताकि आपको वो बेस बन जाए, आपको पूरा समझ आ जाए। ठीक है, तो मैं कोई इधर ले सकता हूँ, कभी उधर ले सकता हूँ। बियर विद मी इस लेक्चर के लिए, एट द एंड ऑफ लेक्चर आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं थोड़ा ये बताता हूँ कंपनी नेचर में क्या होता है। पार्टनरशिप और सोल प्रॉपर्टी, हाँ सर वो तो समझ आ गया। कंपनी में क्या होता है, ये जो कंपनी बनाते हैं, अब जो बिजनेस होता है ये कंपनी करती है। क्या करती है? कंपनी करती है। ये जो अरमानी जीन्स कंपनी बन गई, ये कैसे बिजनेस करती है? इस कंपनी में क्या होता है, इस कंपनी में क्या होता है, जो कैपिटल होती है वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स होती है, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स होती है। जब मैं रजिस्टर करता हूं आरओसी में, तो वहां पे एक चीज ये भी आती है कि तुम्हारी कैपिटल कितनी रहेगी, तुम्हारी कैपिटल कितनी रहेगी, जिसको हम ऑथोराइज कैपिटल भी बोलते हैं। तो हमें बोलना पड़ता है कि हम कितनी कैपिटल रखना चाहते हैं इसकी। ठीक है, वो आगे आगे समझ आएगा। अब ये कंपनी बन गई, ये रजिस्टर हो गई, अब इस कंपनी को काम करना है, इस कंपनी को काम करना है। अब आप क्या करोगे? आप सोल प्रोप्राइटर को भूल जाओ कि एक बंदा था वो दुकान में रहता था, मालिक पैसे जब लाता था, क्योंकि हमें अकाउंटिंग करनी होती है, हम बोलते बिजनेस के पास में, उसको भूल जाओ। अब जो बिजनेस यहां पे होगा, वो बंदा नहीं करेगा, वो पार्टनर नहीं करेंगे, ये कंपनी करेगी। इट्स जस्ट लाइक दैट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बट वहां पे हम वो कंसेप्ट सिर्फ अकाउंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। यहां पे सिर्फ अकाउंटिंग के यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन द आईज ऑफ लॉ एक अलग एंटिटी वजूद में आती है, जिसका नाम है अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो अब इस अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड का कोई कोई मालिक है जिसने इसको बना दिया? यस सर, इसका मालिक है, हर किसी चीज का मालिक होगा। सोल प्रोप्राइटर जो बिजनेस था उसका मालिक था एक ही बंदा, पार्टनरशिप फर्म थी उसके मालिक है वो 2 बंदे, ये जो कंपनी बनी इसके भी मालिक है, इसके भी मालिक है। मगर लॉ की नजरों में ये कंपनी अलग है, वो मालिक अलग है। अकाउंटिंग में जब हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, वो था अकाउंटिंग में हम ये बोलेंगे मालिक अलग है,
और बिजनेस अलग है, हम अकाउंटिंग बिजनेस की करेंगे, वो सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर कल को कोई कोर्ट केस होता, वो किसको होता? वो मालिक को होता। पार्टनरशिप में कल को कर्जदारों को पैसे देने हैं, वो नहीं देंगे तो किनको जेल लिया जाएगा, किन के खिलाफ एफआईआर काटी जाएगी? उन दो बंधु के खिलाफ एफआईआर काटी जाएगी, उन जो पार्टनर्स के पीछे में। वो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट वाज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, बट लॉ की नजरों में वैसा नहीं था। कल को केस करना है तो उन दोनों पार्टनर्स पे केस होगा। हमने पढ़ा दे आर जॉइंटली एंड सिवियरली लायबल, द पार्टनर्स आर लायबल नॉट द पार्टनरशिप फर्म। जो वो तो नाम है, उस नाम को क्या करना है। बट कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में जब अरमानी अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड बन गई, अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड इज एन एंटिटी, जर्मानी जीन्स प्राइवेट इज अ पर्सन, इज अ पर्सन इन द आइज ऑफ द लॉ। अरमानी जीन्स प्राइवेट, रिलायंस जियो इज ए नेम। आपने अभी बेसिक देखा होगा अभी कि रिलायंस जियो ने बिजनेस तबाह कर दिया। रिलायंस जियो क्या है? एक कंपनी है, इट्स कंसिडर्ड एज अ पर्सन। हम बोलते हैं कि भारतीय एयरटेल ने रिलायंस जियो को केस कर दिया। अरे रिलायंस जियो को कैसे केस करेगा? वो तो एक कंपनी है। मुकेश अंबानी को क्यों नहीं केस कर दिया जिसकी रिलायंस जियो है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। कंपनी आइज इन द आइज ऑफ लॉ एक पर्सन है। एक कंपनी जब बनाई जाती है, इन द आइज ऑफ लॉ एक पर्सन है। ये एज्यूम किया जाता है ये कंपनी खुद से काम करती है। मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूं वो कंपनी जब उसका मालिक कोई भी हो सकता है, बट जब डीलिंग होती है उस कंपनी के नाम पे होती है। तो अभी जो भी डीलिंग हो जाए वो अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे हो जाएगी। इसका मालिक कोई और हो सकता है, बट डीलिंग किसका होता है? बिजनेस किसके नाम पे होता है? अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो जब भी मैं कंपनी फ्लोट करता हूं तो पहली चीज जो तुम्हें ध्यान में आनी चाहिए, अब जो बिजनेस करेगी वो कंपनी करेगी, वो बंदा नहीं करेगा। सर अब कंपनी कैसे बिजनेस करेगी? ये तो नाम बना दिया, तो मैं क्या मालिक घर में रहूंगा तो ये कंपनी खुद से काम करेगी? खुद से कैसे काम करेगी? इसको टांगे पैर थोड़ी दिमाग थोड़ी है कंपनी को। सर ये तो अपने बुक्स में बना दिया। हाँ बेटा, ये खुद से नहीं करेगा, कंपनी खुद से नहीं करेगा, बट कंपनी के नाम पे किया जाएगा। तो कंपनी को चलाने के लिए कुछ बनाया जाएगा। जो कंपनी को चलाएंगे उनको बोलते हैं डायरेक्टर्स। तो इस कंपनी के क्या अपॉइंट करने पड़ते हैं? डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ते हैं। वो अगर मैं खुद अपनी कंपनी बनाऊंगा तो मैं खुद डायरेक्टर हो सकता हूं। वो हम पढ़ेंगे आगे कंपनीज के क्या क्या टाइप्स है। बट यहां पे क्या चीज जो बेसिक डिफरेंस है, पहले ये चीज हो रहा है सर, एक कंपनी बनाई जाती है अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड, और वो अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस करती है। तो अब कंपनी खुद से बिजनेस तो नहीं कर सकती है, करना तो उस मालिक को ही है। तो हो सकता है वो मालिक खुद करे, या हो सकता है वो मालिक खुद ना करे। तो क्या होता है? डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, जो वो डायरेक्टर खुद भी हो सकता है या किसी और बंदे को। कुछ बंदों को जो क्राइटेरिया उसमें लिखा होगा कंपनी जाके में क्या क्या डायरेक्टर का कंडीशन, कौन डायरेक्टर बन सकता है, कितने डायरेक्टर होने चाहिए, वो सारा कंपनी जाके में मिलेगा, जो अपने सिलेबस में नहीं है। आगे इंशाल्लाह जब तुम सीए करोगे, सीएस करोगे, वहां पे तुम वो सारी चीजें पढ़ोगे। तो इस कंपनी को चलाएगा कौन? सर इस कंपनी को डायरेक्टर चलाएंगे। अब समझ आ गया बात। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था? वो बंदा वाज द मालिक एंड ही वाज रनिंग द बिजनेस हिमसेल्फ। In the partnership, those were the two partners. They were investing the money in the business. They were the owners of the business. They were doing the business. Either one of them was doing the business or and acting for others, or both of them were doing the business. या दोनों दुकान में हो सकते थे। बट कंपनी में ऐसा नहीं होगा। कंपनी में देयर विल बी द ओनर्स ऑफ द कंपनी हु हैव गॉट इट रजिस्टर्ड, फाइन, they are totally different from the company. Now the business will be done by the company, and to do the business, what will be they do? The owners will appoint the directors who will be running the business on behalf of the company. तो करेगा कंपनी ही काम, बट कंपनी खुद कुछ नहीं कर सकता, वो तो कागजों में है कंपनी। तो वो क्या किया जाता है? डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। तो यहां पे हमने क्या कर दिया है? ओनर अलग कर दिए, डायरेक्टर अलग कर दिए। द ओनर कैन बी डायरेक्टर हिमसेल्फ, but when he is doing the business, he will doing the business in the capacity of a director and not in the capacity of the owner. Owner अलग है, वो ठीक है, वही ओनर हो भी सकता है। बट अगर बड़ी कंपनी होती है वहां पे क्या होता है? ओनर को कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे मैं हूं, मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स है, मेरे पास किसी और कंपनी के शेयर्स है, मेरे पास बेल के शेयर, मेरे किसी कंपनी के शेयर्स है, ठीक है। तो when I am the share of that company, I am the owner of that company, but I am not doing the business of that company. बिजनेस तो कोई और कर रहा है वहां पे, उसमें डायरेक्टर्स है, वो कॉल्स ले रहे हैं। तो आप भी किसी भी कंपनी के मालिक बन सकते हो, किसी भी कंपनी के मालिक आप बन सकते हो। हाँ, शौक लग रहा है? नहीं, क्या आप एक आपको बिजनेस करना है ना, तो आप क्या सोल प्रोप्राइटर कर सकते हो? नहीं सर, हमारे पास का टाइम नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस नहीं खोल सकते हैं। इन द सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, सर सोल प्रोप्राइटर नहीं कर सकते, पार्टनरशिप कैसे करेंगे? कंपनी
सर कंपनी कैसे बनाएंगे? विदाउट ओपनिंग द कंपनी यू कैन बी एन ओनर ऑफ ए कंपनी। क्या करना है आपको? किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदो, किसी भी अभी हम पढ़ेंगे शेयर क्या होता है। अब किसी भी कंपनी के डीमैट अकाउंट खोल दो, ठीक है, और किसी भी कंपनी का शेयर खरीदो, जिस जिस कंपनी आप शेयर खरीदो उसके आप मालिक है, हाफ परसेंटेज कम होगा। मतलब अभी सोल प्रोप्राइटर था, आप ही अकेले मालिक थे, पार्टनरशिप थे तो आप 2 मालिक थे, 3 मालिक थे, 4 मालिक थे, ठीक है ना। और कंपनी में क्या बहुत सारे मालिक हो सकते हैं, तो आप भी किसी कंपनी का मालिक बन सकते हो, आपको उसका शेयर खरीदना है। और वो कंपनी का मेरा कहना का मतलब यहाँ पे ये चीज है, शेयर खरीदने से व्हेन यू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी यू बिकम द ओनर ऑफ दैट कंपनी, एंड व्हेन यू आर ओनर ऑफ द कंपनी बट यू आर नॉट डूइंग द बिजनेस ऑफ दैट कंपनी। तो मेरा ये कहना मतलब था कि जो कंपनी बनाई जाती है, इस कंपनी को चलाते कौन है? सर डायरेक्टर्स इसको रेगुलेट करते हैं। तो ओनर्स को हम अलग करते हैं। ओनर कहीं पे भी हो सकता है, सोया हो तो उसको पता भी नहीं होगा क्या हो रहा है कंपनी में। जैसे मैं बहुत सारी कंपनी का ओनर हूँ, तो मुझे नहीं पता है वहां पे, बट ओनरशिप परसेंटेज बहुत कम है, बट स्टिल आई कैन कॉल माय सेल्फ एज ओनर। व्हाट वी से टेल वी से शेयर होल्डर एक्चुअली, बट दे आर जस्ट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। आई एम होल्डिंग द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। तो समझ आया बात? हाँ सर, कैपिटल फॉर्म में थोड़ा सा, कंपनी फॉर्म में थोड़ा सा समझ आ गया। एक कंपनी बनाई जाती है, वो कंपनी बिजनेस करती है। अब वो खुद से तो नहीं कर सकते, तो डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, वो डायरेक्टर्स फिर रेगुलेट करते हैं, फिर एम्प्लॉइज सब कुछ होगा। फर्क कहां पता, जैसे सोल प्रॉपर्टी वो बंदा खुद बैठा था मालिक, और फिर जाके वो एम्प्लॉइज रखता था, खुद जाके सेल परचेस करता था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं करेगा, यहाँ पे वो डायरेक्टर्स को रखेगा। वो डायरेक्टर्स फिर अपने एम्प्लॉइज और सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करेगा। जैसे मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ, इंडियन ऑयल में, तो इंडियन ऑयल इज अ कंपनी। तो इंडियन ऑयल में क्या है? एक चेयरमैन है, ठीक है, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, डिफरेंट डायरेक्टर्स है, और उनने अपने अंडर ईडीज रखे हैं, और वो अपने अपने डिजिटल फंक्शनल हेड्स रखे हैं। वो अपना काम करते हैं, कोई सेल्स में है, कोई मार्केटिंग में है, कोई परचेज में है, कोई रिफाइनिंग में। इस तरीके से उन्हें सेटअप रखा है। तो बिजनेस कर रही है कंपनी, बिजनेस कर रही है, बट कैसे कर रहे हैं? डायरेक्टर्स है जो डिसीजंस लेते हैं, और उन्हें अपने अंडर वो सारे बंदे रखे हैं जो ये काम करते हैं। ये कंपनी का एक मैकेनिज्म होता है। तो एक कंपनी फ्लोट की जाती है, उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब डायरेक्टर 1 होता है, और जब सारे होते हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये रेगुलेट करते हैं कंपनी को, ठीक है। तो कितने डायरेक्टर होंगे सब ये कौन रेगुलेट करता है? कंपनीज एक्ट 2013। तो ये समझ आया बात? तो ये पहली चीज आएगी, कंपनी में क्या होगा? जो काम किया जाएगा वो कंपनी करेगी, वो बंदा खुद से नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद वो काम खुद से नहीं करेगा, इन द फॉर्म ऑफ वो कंपनी करेगा। तो कंपनी में कौन होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जो वो बिजनेस को चलाएंगे, ठीक है। तो जब कंपनी को बनाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब भी रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो वो बोलेगा तुम्हारी ऑथराइज कैपिटल कितने है, और वो बोलेगा तुम्हारे डायरेक्टर्स कौन है, इनिशियल डायरेक्टर्स कौन है। तो उनका एक होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको डिन बोलते हैं, ये देना पड़ता है इन डायरेक्टर्स का। वो डिन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए पैन कार्ड देना पड़ता है, बैंक डिटेल देना है, ये सारा चीज देना पड़ता है इनका जो डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद वो नेम बोलना पड़ता है कि नेम क्या होगा, ठीक है। तो मेंबर्स जो होंगे, सब्सक्राइबर्स जिनको बोलते हैं, जिनको ओनर्स बोलते हैं, कौन कौन ओनर होगा। पहले जो कंपनी बनाया जाता है उसमें पहले कुछ लोग होंगे जो कंपनी बनाएंगे, तो उन सबका नाम देना पड़ता है, उनका एड्रेस, बहुत सारी डिटेल देनी पड़ती है। तो हमें समझ आता है ये चीज, जब हम कंपनी बनाते हैं तो हमारे जो ये बंदे बना रहे हैं ना, जो ये डिसाइड कर रहे हैं, जिनको सब्सक्राइबर्स टू द शेयर कैपिटल बोल रहे हैं, ठीक है, या जिनको मेंबर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं, इन्हीं को हम प्रमोटर्स भी बोलते हैं। तो जो ये बंदा कंपनी पहले बनाता है ना, उसको प्रमोटर भी बोलते हैं। हु इज जस्ट प्रमोटिंग द कंपनी, हु जस्ट स्टार्टिंग दिस कंपनी, उसको प्रमोटर भी बोलते हैं। तो ये जाके रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, वो सारा चीज इनके लेते हैं। तो आपको ये समझ आ रहा है कि इनसे सारी डिटेल ली जाती है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया, जब सोल प्रॉपर्टर या पार्टनरशिप में कोई इशू आता था, उनको केस करना होता तो उन बंदों को केस करते थे। पर यहाँ पे जब केस करेंगे, अरमानी जीन्स को केस करेंगे। अरमानी जीन्स को केस करेंगे। अरमानी जीन्स के पीछे कौन है? इनके मालिक है ना, तो उनका डाटा तो लेना पड़ेगा। अब कंपनी रजिस्टर्ड है उधर, तो अगर इनके मालिक वालिक वो जो बेसिक बंदे हैं उनका डिटेल ही नहीं होगा, तो कल को किनको पकड़ना पड़ेगा? किसी एक आएगा आपको कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट। तो इसलिए इनके सारे डिटेल लेते हैं, ठीक है। अभी तो मैं थोड़ा आगे और बता दूंगा, तो तब आपको ये भी समझ आएगा कि हमें क्यों रजिस्टर करना पड़ता है कंपनी। तो इस तरह से हमें समझ आ गया कि आरओसी में जाएंगे, वो हमें कंपनी बना के देगा, और हमें मिलेगा सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन। और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो हम डायरेक्टली बिजनेस कर सकते हैं, और अगर ये पब्लिक कंपनी है तो हमें एक और बिजनेस लेना पड़ता है, एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये 2 सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है पब्लिक कंपनी को। ये भी मैं आगे बताता हूँ प्राइवेट और पब्लिक क्या है। और अगर प्राइवेट कंपनी हो, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन के बाद वो बिजनेस कर सकते हो। तो हमें समझ आया, अगर हमें कंपनी बनानी है, तो अगर हमें नेचर ऑफ द बिजनेस ओनरशिप कंपनी रखना है,
तो हम डायरेक्टली बिजनेस नहीं कर सकते, हमें पहले आरओसी में रजिस्टर करना पड़ेगा कंपनी को, जो भी फॉर्मेलिटीज कंपनी को पूरी करने, फिर हमें सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। अगर हम प्राइवेट कंपनी है तो हम उसके बाद ही सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम सर्टिफिकेट कमिश्नर, अगर हम पब्लिक कंपनी है तो हमें सर्टिफिकेट कमिश्नर ऑफ बिजनेस लेना पड़ेगा, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने पड़ेंगे। वंस ये 2 सर्टिफिकेट्स हमारे पास आ जाएंगे उसके बाद हम बिजनेस कर सकते हैं। जैसे आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, तो जब तक आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं आ जाएगा तब तक आप जीएसटी किसी भी कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते हो। और अगर आपको जीएसटी का कंप्लायंस करना है और आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको लॉ में पेनल्टीज भी लग सकती है। तो अगर आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हो जिनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद आप बिजनेस कर सकते हो। अगर आपने किया तो आपको पेनल्टीज लगेगी। इसी तरीके से अगर आपने कंपनी नहीं बनाई है आप और अपने आपको कंपनी घोषित करो तो आपको पेनल्टीज लगती है। तो पहले आपको ये समझ आ गया कि अगर हमने डिसाइड कर दिया कि वी वांट टू डू इन द नेचर ऑफ एज ए कंपनी, तो हमसे पहले कंपनी बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और बिजनेस स्टार्ट करेंगे फिर कैसे, वजह से वो सोल प्रॉपर्टी में होता था, वो कंपनी आ गई, अब कंपनी के पास क्या पैसे आने चाहिए, तो जो ओनर होंगे, जो मालिक होंगे, वो कंपनी को पैसे देंगे। तो कंपनी क्या देगी उनको, वो हम बता देंगे क्या चुना, और कंपनी फिर क्या करेगी, उन पैसों से आ जाएगा कंपनी के पास पैसा, और कंपनी उनसे एसेट्स खरीदेंगे, माल खरीदेगा और काम करेगा। जैसे वैसे होता था वैसे यहाँ पर भी होता है। और उसके बाद जब लास्ट में प्रॉफिट आएगा, कंपनी चाहे तो जो ओनर्स है उनको प्रॉफिट देगी, यहाँ पे देखेंगे वहाँ पे तो प्रॉफिट सीधे ट्रांसफर किया जाता है, यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड देते हैं। और यहाँ वहाँ पे मालिक सीधे पैसा लगाता था, वहाँ पे एंट्री करते कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे इनको क्योंकि मालिक टोटली अलग किए जाते हैं और कंपनी अलग माने जाते हैं, तो कंपनी अलग है, ओनर्स अलग है, तो बिजनेस एंटिटी के तरीके से यहाँ से भी थोड़ा सा अकाउंटिंग तो है ही डिफरेंट, मतलब जैसे उधर होता था वैसे यहाँ पे भी अकाउंटिंग होगी। बट यहाँ पे क्या है ना कि लॉ की नज़रों में भी ओनर अलग है और कंपनी अलग है, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, कंपनी इनको यहाँ से भी कुछ देती है, जो मैं आगे बताता हूँ वो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर वो काम अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब अगर तुम, जैसे मैंने उस दिन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में, पार्टनरशिप की डेफिनेशन बोली तुम्हें पार्टनरशिप एक्ट से, तो इसी तरीके से अगर तुम कंपनीज एक्ट में जाओगे तो कंपनीज एक्ट में आप बोलोगे कि आप देखेंगे कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन क्या है, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कंपनीज एक्ट के बारे, कंपनीज के बारे में। तो वहां पे कुछ ऐसी खास डेफिनेशन नहीं लिखी है जिसमें तुम्हें सेक्शन समझ आ जाए कंपनी का। तो वहां पे बोलता है कंपनी इज ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट, मतलब कंपनी 2013 या किसी और एक्ट में अगर वो रजिस्टर हुई है तो उसको हम कंपनी बोलेंगे। तो समझ आया, इंडिया में कंपनी उसी को बोलेंगे जो एटलीस्ट कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हुई है, या पुराने जो एक्ट था 1956 उसमें रजिस्टर हुई है, अभी के डेट में या उससे पहले जो एक्ट है उनमें। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना ही लिखा है कंपनीज एक्ट में, और कुछ नहीं लिखा है इसके बारे में कि कंपनी क्या होती है, ठीक है। बट जब लॉ बाकी मतलब डेफिनेशंस को पढ़ते हैं तो उससे हमें कुछ समझ आता है कंपनी के बारे में। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, उन सब चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा तो उससे आपको एक और मिलेगा एक कंपनी क्या होती है। तो यहाँ पे तुम याद रखना, अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये जो मैंने रेडीमेड गारमेंट्स की अपनी प्राइवेट कंपनी बना दी इस नाम से, अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड। या आपको ये भी समझ नहीं आता है, आप भारती एयरटेल लिमिटेड, अगर आपको ये भी नहीं समझ आते हैं, ये कंपनी तो देखा होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर आपको अगर ये भी नहीं समझना, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, ये सारे क्या है, कंपनीज हैं, ठीक है। ये सारे कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले जो एक्ट था 1956 उसमें रजिस्टर्ड है, ठीक है। तब कंपनी के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे जिससे हमें कंपनी के बारे में और समझ आएगा। सबसे पहला फीचर क्या है, कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो जो मैंने पहले ही बोला कि कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में यही बोलता है कंपनी वो होती है विच इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। तो कंपनी का सबसे पहला फीचर क्या है, कंपनी इज ए रजिस्टर्ड एंटिटी, इज अ बॉडी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ द लैंड। हमारा लॉ ऑफ द लैंड क्या है अभी सर, कंपनीज एक्ट 2013,
तो या जो पुराने एक्ट था कंपनीज एक्ट, तो अगर एक एंटिटी को हम कंपनी तभी बोलेंगे जब वो रजिस्टर्ड होगी कंपनीज एक्ट 2013 में, या उससे पहले जो एक्ट लॉ ऑफ द लैंड में था, तभी हम उसको कंपनीज एक्ट बड़ी, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे। तो सबसे पहला फीचर क्या है कंपनी क्या होने का, वो बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा फीचर क्या है, दूसरा फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। तुमने क्या पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, वो सिर्फ अकाउंटिंग पर्पज से था। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या था कि जब हम अकाउंटिंग करेंगे हम बोलेंगे बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है जिसने इसमें पैसा लगाया, हम अकाउंटिंग बिजनेस करेंगे। दैट वाज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। पर यहाँ पे लॉ ऑफ द लैंड के नजरों में क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये जो अरमानी जीनिस प्राइवेट लिमिटेड है, ये एक लीगल एंटिटी, क्या है, लीगल एंटिटी। इसका एक मालिक है लतीफ है, और मेरे साथ प्लस 4 फ्रेंड्स है मेरे, हम 5 फ्रेंड्स ने ये कंपनी बनाई है। बट लॉ की नजरों में क्या है, लतीफ और 5 फ्रेंड्स अलग है, ये अरमानी जीनिस प्राइवेट लिमिटेड अलग है। लॉ की नजरों में अरमानी जीनिस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड है। तो जब डीलिंग या कुछ भी होते हैं वो अरमानी जीनिस प्राइवेट लिमिटेड होते हैं। लतीफ और इन 4 बंदों का कोई रोल नहीं होता है, जो धंधा करते हैं वो अरमानी जीनिस प्राइवेट लिमिटेड करते हैं। इसलिए भारतीय एयरटेल लिमिटेड है, इसके पीछे कौन है, वो मित्तल क्या नाम है उसका, वो अलग है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका मालिक जो भी है, जेके बैंक लिमिटेड, इसके मालिक जो भी है, उनमें मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। तो या रिलायंस जियो, जिसका मालिक अब मुकेश अंबानी बोलते हैं, हालांकि मुकेश अंबानी इज नॉट द ओनली ओनर ऑफ दैट, उसके पास मेजॉरिटी स्टेक है थ्रू रिलायंस। बट अगेन वी से रिलायंस जियो, हम जियो की बात करते हैं। तो जब हम बोलते हैं जियो 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 एयरटेल ये सारा कुछ, तो क्या है, दे आर सेपरेट लीगल एंटिटीज। इनको तो इससे हमें क्या पता है, सेपरेट लीगल एंटिटीज है ओनर एंड मैनेजमेंट, और सेपरेट, इसके ओनर अलग है और इसकी मैनेजमेंट अलग है। अरमानी जीनिस प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजमेंट होगी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। इसी तरह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मैनेजमेंट होगी, और इसके जो ओनर्स हैं, मैं भी इंडियन ऑयल का ओनर हो सकता हूँ, मैं जेके बैंक का भी ओनर हो सकता हूँ, मैंने जेके बैंक के शेयर, मैंने इसके भी शेयर खरीदे हैं, मैं तो इसमें हूँ ही, तो मैं इन सब का मालिक हूँ। तो आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनीज, बट आई एम नॉट द मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनीज, आई एम नॉट डूइंग मैनेजमेंट इन एनी ऑफ द कंपनीज। आई एम एम्प्लॉय ऑफ वन ऑफ द कंपनी, बट अदर कंपनीज में आई डोंट डू एनी वर्क, I don't manage the affairs of the company. So there is a concept of separate legal entity. The entity is separate from the owners. ठीक है, लॉ की नजरों में क्या मैटर करता है, अरमानी जीनिस प्राइवेट लिमिटेड। रिलायंस जियो ने ड्यूज पे नहीं किए है, भारतीय एयरटेल ने ड्यूज पे नहीं किए, तो गवर्नमेंट किसको भेजेगी नोटिस, गवर्नमेंट मुझे नोटिस नहीं भेजेगी, गवर्नमेंट मुकेश अंबानी को नोटिस नहीं भेजेगी, गवर्नमेंट रिलायंस जियो को नोटिस भेजेगी। अगर इंडियन ऑयल का कुछ इशू है तो नोटिस किसको भेजा गया है, मुझे भेजा गया क्या, बीइंग द ओनर ऑफ द कंपनी, नहीं, द नोटिस विल बी सेंट टू द इंडियन ऑयल। तो क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। तो एक अलग लीगल एंटिटी इसको दिया जाता है, इन द लॉज ऑफ द लैंड एक अलग एंटिटी माना जाता है, इज कंसिडर्ड एज अ पर्सन। एक तो ये ओनर एंड मैनेजमेंट अलग है, और दूसरा तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी तुम ये भी बोल सकते हो कि एक अलग सेपरेट मीन्स अलग लीगल एंटिटी, ठीक है। लीगल मीन्स इन द आइज ऑफ लॉ एक एंटिटी, एक पर्सन क्रिएट, पर्सन माना जाता है, इज कंसिडर्ड एज अ पर्सन, ठीक है। दे आर अलग पर्सन, and this is the separate person and this is a separate person in the eyes of the land, ठीक है। तो कंपनी इज कंसिडर्ड एज ए पर्सन, और उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। जब आप कंपनी जब आप अपने 11th पढ़ा था पर्सनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, ये वहाँ पे पर्सनल में क्या पढ़ा था, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, द एंटिटीज व्हिच आर कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटीज इन द आइज ऑफ द लैंड आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन। देयर अरमानी जीनिस प्राइवेट इज कंसिडर्ड अ पर्सन, बट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, सो इट्स कंसिडर्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, अरमानी जीनिस। तो वही है सेपरेट लीगल एंटिटी का, और ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। आप ये शायद इसके साथ फिट नहीं होता उतना, बट स्टिल यू कैन कोरिलेट इट विद दिस आल्सो, दैट द ओनर्स अलग है, मैनेजमेंट अलग है, और ये अलग फीचर है। ओनर इसको अलग रखो, ओनर एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट पर्संस, इनको अलग फीचर रखो। ओनर एंड मैनेजमेंट अलग है, कंपनी में क्या है, ओनर्स अलग होते हैं और जो कंपनी को मैनेज करते हैं वो अलग होते हैं। और दूसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी, लॉ की नजरों में अरमानी जीनिस प्राइवेट लिमिटेड अलग है और ये बंदे अलग हैं। कंपनी का सबसे बड़ा फीचर लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी का सबसे बड़ा फीचर लिमिटेड लायबिलिटी। जब हम सोल प्रॉपर्टी पढ़ते थे वहां पर पढ़ते थे सोल प्रॉपर्टी की लायबिलिटी क्या है, सर सोल प्रॉपर्टी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, सोल प्रॉपर्टी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। उसके बाद हम क्या पढ़ते थे, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, और ज्वाइंटली एंड सिवियरली है। अगर एक पार्टनर नहीं दे पा रहा है तो बाकी पार्टनर्स ने भी देना पड़ेगा, ज्वाइंटली एंड सिवियरली है उनकी लायबिलिटी, ठीक है, ज्वाइंटली एंड सिवियरली। बट
यहाँ पे क्या है सर, लाइबिलिटी लिमिटेड है, लाइबिलिटी लिमिटेड है, यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड, वो हम आगे पढ़ेंगे कितना है। बट अभी रखो याद कि यहाँ पे सबसे अच्छा फीचर क्या है कि जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। लिमिटेड टू व्हाट, वो हम आगे पढ़ेंगे। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि उसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ती थी और अपने बिजनेस के कर्जे उतारने पड़ते थे। पर यहाँ पे जो मालिक होगा इस बिजनेस का, अरमानी जिस है, उसकी लाइबिलिटी लिमिट होगी। कितने हद तक लिमिट होगी वो हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल क्या है, परपेचुअल का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो जाए। सक्सेशन मीन्स क्या होता है, कंटिन्यू, ऐसे बोलते हैं ना, प्रीडिसर सक्सेसर जो आने वाला होता है। तो यहाँ पे क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं पीपुल में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। एक सोल प्रोप्राइटर बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, जिस दिन खुदा ना खास्ता वो बंदा मर गया तो बिजनेस खत्म। 4 पार्टनर्स थे, 2 पार्टनर्स थे, उनने तीसरे को लाया, एक निकल गया, दूसरा पार्टनर आया, चारों पार्टनर निकल गए जो पार्टनर थे। तो हम क्या बोलते थे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप खत्म होता था। वो पार्टनर्स निकल गए तो बिजनेस खत्म होता था। बट कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी जो ओनर्स है, जिनको हम मेंबर्स बोलते हैं, पीपुल जिनको हम मेंबर्स भी बोलते हैं, मेंबर्स ही बोलते हैं, तो यहाँ पे निकलता है मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर आवर। कंपनी नहीं खत्म होती है जब तक इस कंपनी को रजिस्ट्रार के पास जाके खत्म नहीं किया जाए, तब तक ये कंपनी खत्म नहीं होती। इसके ओनर चेंज हो सकते हैं। मैं इसका ओनर कैसे बनता है, कंपनी के शेयर्स होते हैं जो खरीदे जाते हैं, जो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, और भी कुछ चीजें उसमें पढ़ेंगे। तो जिसके पास शेयर है वो उसका मालिक है। आज शेयर मेरे पास है तो मैंने किसी को शेयर्स बेच दिए तो वो उसका मालिक रहेगा। कंपनी की मैनेजमेंट है, वो चलता रहेगा काम, वो वैसे धंधा चलता रहेगा, बट इसकी जो ओनर्स है वो इसके मेंबर्स है। तो आज मैं ओनर हूं तो आई एम द मेंबर, मैंने कल उसको शेयर भेजे, सपोज आई एम गोइंग टू लीव दिस वर्ल्ड, तो मैं अपने बेटे को दूंगा, या मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को चले जाएंगे वो शेयर्स, तो वो मेरा बेटा उसका मालिक बनेगा, तो ये चलता रहेगा। तो कंपनी मेंबर्स आते जाएंगे। ये जम्मू कश्मीर बैंक 1938 में बनाया, तो जिन लोगों ने तब बनाया था क्या वो जिंदा है? नहीं सर, वो जिंदा नहीं है। तो क्या जम्मू कश्मीर बैंक अभी है? यस सर, जम्मू कश्मीर बैंक अभी भी है। व्हाई सो? बिकॉज द कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन। द मेंबर्स मे कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। जब तक इसको बंद ही ना किया जाए, वो बहुत आगे पड़े हुए थे कौन सी कंपनी को बंद किया जाता है। कॉमन सील, एक और फीचर है कंपनी का, कॉमन सील होती है कंपनी की। हमने बोला कि कंपनी अपने बलबूते पे बिजनेस करेगा, कंपनी अपने बलबूते बिजनेस करेगा। लतीफ जिसने ये कंपनी बनाई उसका कंपनी के साथ कोई लेना देने, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट लतीफ हैज शेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, which represents that Latif is the owner of this company, but Latif has nothing to do with the affairs of the business, affairs of the company. The affairs of the company will be handled by the directors of the company. But when can we say that this document has been signed by the company? तो जैसे मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर मैं सोल प्रॉपर्टर हूँ मैं उसमें साइन करूंगा, या एग्रीमेंट होगा तो मैं करूंगा, पार्टनर्स में जो भी होगा तो मैं, हम पार्टनर साइन करेगा तो माना जाएगा कि पार्टनर ने करता है। कंपनी में तो मैं ओनर करता ही नहीं कुछ, तो कंपनी का कब माना जाएगा कि हाँ ये कंपनी ने डील की है? क्योंकि कंपनी लॉ की नजरों में सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो उसके लिए क्या होता है, कंपनी की एक सील होती है, कंपनी की एक सील होती है। जैसे ये मैं मानूंगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक कंपनी की सील बन गई, तो ये कॉमन सील बन गई। तो ये कॉमन सील दी जाती है। तो जहां जहां पे ये कॉमन सील, मतलब ये फिर होता है किसी डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास, तो जो भी ये एग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंट है उसमें कॉमन सील लगती है, तो ये माना जाता है कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर दिया। तो जहां जहां पे कॉमन सील यूज नहीं की जाती है, इट्स नॉट, अभी इसमें अमेंडमेंट भी लाया था, कॉमन सील होना जरूरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल। अगर आपके पास कॉमन सील है तो उस पर ठप्पा पड़ेगा, जिस डॉक्यूमेंट पे उस कॉमन सील का ठप्पा होगा तो माना जाएगा कि ये कंपनी ने वेटिंग की है, ये कंपनी ने साइन कर दिया। अगर नहीं है तो डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर्स करेंगे तो वो माना जाता है। अगर 2 डायरेक्टर भी नहीं है, एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी जो होता है कंपनी का, वो करेगा तो माना जाएगा, ठीक है। बट ये वन ऑफ द फीचर इज कि कंपनी की एक कॉमन सील होती है, तो वही ठप्पा लगता है। और क्या है, मे सू और बी सूड, मतलब सू का मतलब होता है केस करना, तो कंपनी को केस भी किया जा सकता है या कंपनी केस कर सकती है। जैसे जियो ने अभी जैसे भारतीय एयरटेल ने जियो पे केस कर दिया था कंपटीशन एक्ट में कि ये क्या करते हैं, ये कंपटीशन खत्म कर रही है फ्री की सर्विसेज देके। तो किसने किसको केस कर दिया?
क्या भारतीय एयरटेल का जो ओनर है, जो भी उसका नाम है, क्या उसने मुकेश अंबानी को केस किया? नहीं सर, मुकेश अंबानी उनका पर्सनल राइवल हो सकता है, बट वो बिजनेस में वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि जियो अलग है लॉ की नजरों में और भारतीय एयरटेल अलग है। तो केस करेगी भारतीय एयरटेल, तो भारतीय एयरटेल कंपनी ने केस कर दिया। दिस इज द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। भारतीय एयरटेल के जो मालिक है उसने केस नहीं किया, भारतीय एयरटेल ने केस कर दिया। किसको किया? रिलायंस जियो को। रिलायंस जियो इज कंपनी। तो रिलायंस जियो को क्या किया गया? उसको स्यू किया गया, उसको केस किया गया। मुकेश अंबानी को केस नहीं किया गया। केस किसको किया गया? कंपनी को केस किया, क्योंकि लॉ की नजरों में कंपनी मैटर करती है, उसका ओनर मैटर नहीं करता है। तो उस ओनर, उस कंपनी को सू भी किया जा सकता है या वो किसी को सू कर सकते हैं। दिस वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। उसके बाद तीसरा चीज क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मतलब अब मैंने बोला तो मैं ये चीज, कंपनी का जो मालिक होता है उसको क्या मिलता है कंपनी की तरफ से? उसको मिलता है शेयर, उसको मिलता है शेयर। तो वो तुम आगे वाले लेक्चर में पढ़ोगे क्या होता है शेयर, कैसे होता है। तो वो कंपनी का जो एक और फीचर है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आप पार्टनरशिप में गए, वहां पे प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम, you are the partner and you want to leave the, you want to sell your share to, you want to share the, you मतलब what I'm saying just, आपका एक हिस्सा है उस इसमें, ठीक है, पार्टनरशिप में। तुम बोलते हो कि नहीं मैं नहीं करूंगा बिजनेस, मेरा बेटा करेगा तुम्हारे साथ बिजनेस, तो मेरा जो इसमें हिस्सा मिलता है प्रॉफिट्स का वो मेरे बेटे को मिलना चाहिए। तो क्या है, पार्टनर्स एग्री करेंगे? नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट पार्टनर्स विल एग्री, बिकॉज हमने पढ़ा था पार्टनरशिप में एडमिशन या एडमिशन जो होता है बाय द विल ऑफ ऑल द पार्टनर्स होता है। तो जब तक सारे पार्टनर राजी नहीं है तब तक नहीं आ सकता है कोई और बंदा। बट कंपनी में ऐसा नहीं है। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मुझे लगता है मुझे शेयर्स बेचने की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए, मैं किसी भी एरे गरे बंदे को बेच सकता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपनी में फ्री, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में, अनलेस अदरवाइज इज अ प्राइवेट कंपनी, वो हम आगे बढ़ेंगे। बट पब्लिक कंपनी में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं किसी कंपनी का शेयर खरीद सकता हूँ, किसी का बेच सकता हूँ, जो कि पार्टनरशिप में और सोल प्रॉपर्टी में नहीं है फीचर। तो यहाँ पे ये फीचर है ट्रांसफर। तो अभी मैंने आपको आज के लेक्चर में थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश की कि कंपनी क्या होता है बेसिकली, सिर्फ ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे वहाँ पे क्या होता था, सोल प्रॉपर्टी पार्टनरशिप में हम डायरेक्टली बिजनेस करते हैं, यहाँ पे हम एक कंपनी बनाते हैं और कंपनी बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो इसके फायदे वायदे भी मैंने आज के लेक्चर में नहीं बोले, बस जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि और चले डेफिनेशन। कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और बता दूंगा, थोड़ा हिंट आपको मिला होगा। और एक क्वेश्चन था वाई टू रजिस्टर द कंपनी, इस चीज को भी हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे कि आप थोड़ा सा मे भी आपको हिंट मिला होगा कि ओनर अलग है और कंपनी अलग है, कंपनी कुछ भी करेगी तो कल को किसे पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कल के लेक्चर में बोलूँगा कि क्यों कंपनी जाके उसको गवर्न करता है, ये सारी चीज़ें क्यों आ रही है कंपनी में ही। वो जब हम कल फंडिंग की बात करेंगे, कैसे कैसे कंपनी में पैसा आता है, तब हमें लगता है कि नहीं उन बंदों का प्रोटेक्ट, इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। कल के लेक्चर में और हम पढ़ेंगे किस तरह की कंपनीज होते हैं, डिफरेंट कंपनीज का टाइप क्या होता है, वो गारंटी के बारे में पढ़ा था, वो सारी चीज़ें हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही था, बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो कल के लेक्चर में मिलते हैं, सी यू।